ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली दफा सुन रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? गुड। ये कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, कोई मसला नहीं है। और जिन्होंने पहले पढ़ी हुई जरा वो एक्सप्लेन करें कि उनको क्या पता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम्म। क्लास बनाते हैं उसमें और इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो प्राइवेट कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। क्यों? ऑब्जेक्ट को सर हम एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? क्या जरूरत है यार? अभी तक जो काम कर रहे थे काम नहीं चल रहा क्या? सर जैसे मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है। उस गाड़ी को सर गाड़ी के सर बहुत और भी किस्म होते हैं सर, इसको एक फंक्शन को हम कॉल करते हैं। ठीक है। ठीक है। और किसी को कुछ पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में? अच्छा भाई देखो, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? बेसिकली एक प्रोग्रामिंग मेथड्स हैं। क्या है? कोड लिखने के मेथड्स हैं। जैसे आप वर्ड सुनते हैं डिजाइन पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न ऑफ कोडिंग्स है। इससे पहले जो हमने प्रोग्राम लिखे हैं वो सारे फंक्शन बेस्ड थे। हम मुख्तलिफ फंक्शन बना रहे थे, उनको कॉल कर रहे थे, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब सवाल पहला ये है कि भाई ऐसी क्या चीज है जो फंक्शनल से नहीं हो रही थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हो जाएगी? तो सवाल, वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? क्यों पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? पहले इसका जवाब सुन लेते हैं कि भाई ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ क्यों रहे हैं। देखें, जब कभी भी हमारा किसी भी डेवलपर का जो सबसे प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि उसे कोड कम से कम लिखना पड़े। क्या? कोड कम से कम लिखना पड़े। इस प्राइमरी गोल के चक्कर में हमने क्या क्या पढ़ा पीछे जिसकी वजह से हमारा कोड कम कम हुआ है? सबसे पहले हमने लूप्स पढ़े। लूप भी हमने इसी गोल को अचीव करने के लिए पढ़ा कि मुझे बार बार एक काम करना पड़ रहा है यार, लूप से मैं 2 लाइनें लिखूं, 3 लाइनें लिखूं और वो सारा काम मेरा रिपीटेडली जो है वो परफॉर्म हो जाए, जिससे मेरा कोड क्या हो गया? शॉर्टर हो गया। एक तो फिर ये पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हम कोड शॉर्ट करने के लिए फंक्शन पे आ गए। फंक्शंस बनाने शुरू कर दिए कि भाई एक काम बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, इसको भी करना है, मुझे भी करना है, इसको भी करना है, मुझे भी करना है, सबको करना है, और सभी बार बार वही कोड लिखे जा रहे हैं। नहीं भाई नहीं, एक काम करते हैं कि हम फंक्शन बना के रख लेते हैं जिसको उसकी जरूरत होगी, जितनी बार जरूरत होगी उतनी बार कॉल करता रहेगा, वो कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। इससे भी हमारा कोड क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी का जो प्राइमरी पर्पज है वो यही है कि कोड क्या हो जाए? शॉर्ट हो जाए, हम कम से कम कोड लिखें। ठीक है, जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट देखा, जो हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना अब तक, वो बिल्कुल यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही ऑब्जेक्ट है। उससे हमें क्या फायदा हो रहा था? हमने अपनी पिछली क्लासों में आपने देखा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, सेम पूरा ऑब्जेक्ट सेम है। जैसे वो थी हमारी एग्जाम्पल, प्लान बना रहे थे हम, प्लान 1 इंटरनेट का, प्लान 2 इंटरनेट का, प्लान 3। हर एक प्लान में सेम वैल्यूज हैं कि प्लान 1 का नाम कितना क्या है, ये नाम है। प्लान 1 की बैंडविड्थ कितनी आ रही है, ये आ रही है। प्लान 1 के चार्जेस कितने हैं, ये है। प्लान 1 में ये कितना होगा, तो यही। प्लान 2 में भी ये लिखा है। प्लान 2 तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे चार्जेस, तो प्रॉपर्टीज क्या है दोनों में? सेम है। मेथड्स क्या है दोनों में? सेम है। दोनों में क्या, अगर 100 भी होंगे सब 100 में सेम है,
तो एक ही चीज है, लेकिन हम हर एक को क्रिएट करने के लिए बार बार कोड लिख रहे थे। उसका शॉर्टर वर्जन क्या निकाला कि हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन की वजह से क्या हुआ, एक बार बन गया वहां पर। अब हम सिर्फ वन लाइन लिखकर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को भेजे जा रहे थे और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा था। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा था। हमारा कोड क्या हो गया, बहुत सिंप्लीफाइड हो गया और साथ साथ यूनिफाइड भी हो गया। हर एक ऑब्जेक्ट भी क्या सा होगा, एक जैसा होगा। हर ऑब्जेक्ट भी एक जैसा होगा क्योंकि वो उस कंस्ट्रक्टर पैटर्न को फॉलो करेगा, उसके आगे पीछे नहीं जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम शॉर्टर वर्जन ऑफ कोड की तरफ जाएंगे, रीयूजेबिलिटी की तरफ जाएंगे। हम अपने कोड को रीयूज करेंगे स्मार्टली। एक पर्पस तो ये है कि कोड रीयूज होने की वजह से कोड शॉर्ट हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा और डीबगिंग भी आसान हो जाएगी, एरर ढूंढना भी आसान हो जाएगा। कहाँ एरर आ रहा है, किस लाइंस ऑफ कोड पे आ रहा है, किस फाइल में आ रहा है, वो हमें आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज में यहां पढ़ता हूं जो हमारे पास पानी भी ला के यहां पढ़ता हूं मैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो है वो क्या है। अच्छा जी, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैव सेवरल एडवांटेज ओवर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इट इज फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। इट प्रोवाइड्स क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम्स। क्लियर स्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है, जब हर एक का काम अलग अलग होगा तो उसको समझना और पढ़ना आसान होगा। ठीक है, एम्बिग्यूटी भी नहीं होगी, प्लस अगर आइसोलेट होगा ना, हर चीज क्या होगी, आइसोलेट होगी। अगर वेरिएबल नेम सेम भी हो गए कोई मसला नहीं, वो उस क्लास का वेरिएबल है, वो उस क्लास का वेरिएबल है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इट हेल्प्स टू कीप डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी वही वाली बात कि रिडंडेंसी नहीं होगी, रिपीटेशन ऑफ कोड जो है वो नहीं आएगा। मेक्स कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डीबग। ये तीनों काम जो है वो आसान हो जाते हैं। और फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन जो है वो शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम में जो है वो हो जाती है, आराम से जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब है क्या, जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट्स में ही बात की थी कि अब हमारे नजदीक हर चीज क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हर चीज जो है वो फंक्शन होती थी, हर एक का प्रोसीजर बनता था। अब हमारे पास हर चीज जो है वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। और ऑब्जेक्ट पजेस टू थिंग्स, क्या क्या थी वो, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। कोई भी शेयर होगी दुनिया की, उसकी दो चीजें लाजमी होंगी उसके अंदर। एक क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज की वो दिखती कैसी है, और वो उससे काम क्या लिया जाता है या वो खुद काम क्या करती है, बिहेवियर्स और उसके एट्रीब्यूट्स, दो चीजें जो है वो होती है। तो हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट जो है वो खुद नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एक क्लास होती है जहां ऑब्जेक्ट डिफाइंड होता है कि ये ऑब्जेक्ट होगा कैसा। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि जैसे हमारे पास बज रहा है, ये फोन है ना, ये मेरे पास जो फोन है ये इन्फिनिक्स का स्मार्ट 7 फोन है। ठीक है,
और किसी के पास भी होगा? नहीं होगा, मेरे पास ही होगा खाली। होगा, कई लोगों के पास होगा। अच्छा, लेकिन कंपनी ने ये फोन पहली दफा भी तो बनाया होगा ना? पहली दफा में ये 10,000 बना दिए होंगे। फिर कितने? पहली दफा में एक ही बनाया होगा, लेबोरेटरी में वो एक ही फोन बनाया होगा। ठीक है, उसको टेस्ट किया होगा, टेस्ट करने के बाद उसको डिस्प्ले में लगाया होगा, उसको लॉन्च किया होगा, उसको लॉन्च किया होगा, फोन लॉन्च हो गया, भाई ये स्मार्ट 7 आ गया, लोग आए देखने के लिए, और फिर उसकी और उनके पास सेल्स के ऑर्डर जो है वो आना शुरू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के शुरू हो गए, और उन्होंने उसके फिर हजारों कॉपीज बनाना शुरू कर दी। तो जो पहला फोन बना था ना, जो पहला फोन बना था वो थी क्लास। क्या थी? अब उसको देखकर इनके लिए भी बना रहे हैं, इन्होंने भी ऑर्डर कर दिया, इन्होंने भी ऑर्डर कर दिया, उन्होंने भी ऑर्डर कर दिया। ये क्या बन रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स। ये क्या बन रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके लिए जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 बने थोड़ा सा यहां से कर्व हो रहा हो? क्यों? हाँ, क्योंकि वो क्लास में जो जैसा डिफाइन हुआ है बिल्कुल वैसा ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बिल्कुल वैसा ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मेरे पास इस फोन में अगर 8 GB की मेमोरी लगी हुई है, रैम लगी हुई है, आप कहें कंपनी वालों को ईमेल लिख दें, भाई एक काम करो 2,000 रुपये और ले लो, मुझे 12 GB करके दे दो, कर देंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाँ वो कर देंगे, लेकिन वो अगर उस फोन का नया वर्जन आएगा, स्मार्ट 7 प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, कोई नया वर्जन आ जाए, लेकिन अगर वो ये सेम है फिर नहीं होगा। कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती। आप उनको बोले यार इसका साइज थोड़ा कम करो, तो मेरे को जेब छोटी है जरा, आता नहीं है, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। हाँ, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और सारी चीजें जो चेंजेबल प्रॉपर्टीज हैं वो हो जाएंगी, लेकिन कोई नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं हो सकती। जो डिफाइंड है क्लास के अंदर वही होगी। इसी तरह गाड़ी है, कोई नई गाड़ी आ गई, मॉडल आ गया, मॉडल रख दिया भाई बीच में, डिस्प्ले में लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है, आप देख रहे हैं जबरदस्त, बहुत अच्छी है, जबरदस्त गाड़ी, मेरे को लेनी है। करीब जाके देखा यार इसका तो जो है ना स्टीयरिंग ही जो है राइट साइड पे है, मैं तो बाहर से आया हूँ मिडिल ईस्ट से, वो तो लेफ्ट साइड पे होता है। आप जाके बोलें भी कान में, भाई ऐसा करो यार, थोड़ा सा इधर करके दे दो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज उसकी क्लास जो डिफाइंड है उसके ऊपर ही चलेगा। हाँ, कलर चेंज करा देंगे, ठीक है, आप बोले यार मुझे जरा कम नजर आता है इसमें, हेडलाइट जरा और अच्छी वाली लगा दो, जरा आगे तक रोशनी फेंके। जैसी क्लास है वैसा ही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, अगर आप कहीं देख रहे हैं ऐसा कि भाई ये तो हूबहू वैसा है लेकिन इसमें ये चीज चेंज है, फिर आप बोलेंगे तो हो गया, तो लाजमन वो उस क्लास से बिलोंग नहीं करता होगा, वो कोई और। इसके अंदर अगर 16 GB का फोन आप लेके बैठे हुए हैं तो वो इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का ये वर्जन नहीं होगा, डेफिनेटली कोई और सा वर्जन होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का है तो वो लाजमी उसको हूबहू फॉलो कर रहा होगा जैसी वो क्लास में डिफाइंड है। क्लियर है बात? तो अब हम यहां पर जो हमारे ओपन ऑब्जेक्ट्स थे उन ऑब्जेक्ट्स को अब हम क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। मैं सिंपली जो है वो क्लास के अंदर अभी ऑब्जेक्ट बनाता हूं, फिर हम इस पर फर्दर आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बड़े स्ट्रांगली आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। जब कभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, तो आपसे जरूर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंटरव्यू होगा।
ठीक है, किसी भी अच्छी फर्म में जाएं तो वहां 4 चीजों के इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग के लिहाज से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस, ये 3-4 डोमेन हैं जिसके जो इंटरव्यू जो है वो आपका लाजमी होता है। तो बुनियादी जो की लाइंस हैं वो जरूर याद होनी चाहिए। सिंटेक्स मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ अंदाज में हो सकता है, वो इशू नहीं है, बट बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ क्लास है, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ क्लास है, इसको कहते हैं कॉपी ऑफ क्लास है। क्लास क्या है? क्लास मॉडल है। क्या है क्लास? मॉडल है, मैप है, ब्लूप्रिंट है, और क्या कह सकते हैं उसको, यही नाम होते हैं। ठीक है, मॉडल है, मैप है, ब्लूप्रिंट है, क्लास जो है। तो और उसी को देख के सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का है तो डेफिनेटली वो उसकी तमाम चीजों को फॉलो कर रहा होगा। अगर वो किसी भी चीज में डिफर हो रहा है तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, किसी और का होगा। क्लास, ऑब्जेक्ट्स, अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो 4 चीजों पर क्या है, बेस करती है। 4 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर बेस करती है। किसी को पता है वो क्या है? शाबाश। 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये 4 प्लस पिलर्स जो है वो क्या क्या है, पहले क्लास और ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ। हमने शुरू में जो ऑब्जेक्ट बनाए थे वो कैसे बनाए थे? हाँ भाई, हमने कहा भाई लेट, क्या कहते थे हम? लेट पर्सन, और क्या करते थे भाई? इज इक्वल टू, और यहां पर पर्सन का प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते थे। ठीक है, सॉरी, और एज डिफाइन कर देते थे, और जो भी हमें प्रॉपर्टी डालनी है, और कोई मेथड डिफाइन कर देते थे। ठीक है, ये हमारे पास पर्सन का ऑब्जेक्ट होता था। बाद में हमने कहा यार हम अगर पर्सन 2 क्रिएट करना है तो दोबारा ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, पर्सन 3 करना है फिर ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फिर हमने क्या किया था भाई? हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया था, फंक्शन पर्सन, और इसको बोला था तुम्हारे पास नेम, एज, सिटी, कोर्स, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तुम इसके अंदर क्या करना भाई? दिस करके नेम में नेम डालना, दिस करके एज में एज डालना, दिस करके सिटी में सिटी असाइन करना, और दिस करके
कोर्स में कोर्स असाइन कर देना। ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन था। अब हम सेम काम करने जा रहे हैं वाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास के थ्रू। कीवर्ड यूज करेंगे हम क्लास। क्लास का नाम है पर्सन। ठीक है, क्लास का नाम क्या है? पर्सन। पर्सन के अंदर अब मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर, इसका नाम ही कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगी? वैल्यूज आएंगी। क्या क्या वैल्यूज आएंगी? नेम, एज, सिटी, जेंडर और कोर्स। कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती है। और इन द एंड यहां पर हम क्या करेंगे? दिस डॉट नेम, नेम दिस डॉट अच्छा, आप लोग लिख लेना, बाद में मैं कोड दे दूंगा। अभी समझ लें आराम से, तवज्जो से लिखने हम कर लेंगे। कोर्स हो गया, और एक चीज हमने और डाल दी, जेंडर डाल दिया। ठीक है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी हो सकती हैं जो हम मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो सकता है? वो हम फॉर एग्जांपल हमने कह दिया ईमेल आईडी, नहीं कुछ ऐसा नाम डाल देते हैं, इंस्टीट्यूट। सारे स्टूडेंट्स का जो है वो सबके लिए एक ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्लास बन गई, और क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है। पहले ये क्या था? वालेकुम सलाम। पहले ये ऐसा मौजूद था, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन था जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे थे। अब ये क्या है? क्लास के अंदर जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन मौजूद है। इसका कोई नाम नहीं है, कंस्ट्रक्टर ही इसका नाम है, लेकिन चूंकि इस क्लास के अंदर है, लिहाजा ये किसका कंस्ट्रक्टर है? क्लास पर्सन का कंस्ट्रक्टर है। यहां तक समझने में कोई मुश्किल है? ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं हम। अब हम यहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं वैसे ही। ठीक है, मैंने कहा भाई P1 न्यू पर्सन, यहां से भेज दूंगा, नाम भेज देता हूं। और क्या चाहिए? एज। और क्या चाहिए? सिटी। और जेंडर। और कोर्स। एआई। इंस्टीट्यूट भेजने की जरूरत है? नहीं। अच्छा देखो, अब वही मसला है कि मैं पर्सन क्रिएट करने लगा हूं, और मैं कह रहा हूं यार मेरा पर्सन जो है उसका कोई शहर है ही नहीं, तो मैं शहर तो तुम्हें दे ही नहीं रहा। क्रिएट हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट? हो जाएगा? देख लो यार, अभी तो हमने बात की है कि ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि वो क्लास को हूबहू फॉलो करे। ठीक है, अगर मैं ये नहीं दूंगा तो मेरा जो पर्सन है वो क्रिएट नहीं होगा। मैं कहता हूं भाई P1 जो है तुम क्रिएट हो जाओ, इसी कंडीशन के अंदर क्रिएट हो जाओ। ठीक है, लेट्स चेक। शायद आपने कह दिया तो हो ही जाए। क्या नाम है हमारा? क्लास ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस। ठीक है,
अच्छा जी, पर्सन ऊपर बना हुआ है, हम इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं ना, स्टूडेंट बना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट लग रहा है मुझे। स्टूडेंट बना दिया मैंने। कोर्स में क्या आ गया? अनडिफाइंड। ठीक है। अच्छा, अब जेंडर में ये आ गया, क्यों भाई? अच्छा, अब वो क्या हुआ कि आगे पीछे हो गया ना, सारा आगे पीछे हो गया। अगर मैं यहाँ कहता हूँ p1 डॉट जेंडर, ठीक है, तो वो AI आ रहा है। चलो, अब कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमें खैर देनी, हाँ, कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी हमें। क्या थी वैल्यू? सिटी की थी ना? तो 23, ठीक है। इसके अंदर हम हाँ, जाहिर है वो उल्टी पुल्टी वैल्यूज जो है ना उसकी क्या हो जाएंगी, असाइन हो जाएंगी। इससे बचने का तरीका ये भी होता है कि हम यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ वैल्यू जो है भेज दें, नेम, इसी तरह। अब आगे पीछे भी होंगी ना अगर, तो फिर मसला नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ जो मेल है ना, इसको उठा के मैं यहाँ शुरू में रख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोर्स AI। अच्छा भाई, उल्टी जा रहा है। भेज देते हैं अभी। चलो अभी फिल वक्त तो डायरेक्ट भेजते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां तक तो हमने ऑब्जेक्ट पहले भी बनाए हुए थे, इसका हमें अच्छी तरह से आइडिया है। बस सिर्फ हमने क्या किया, अभी क्लास के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो नाउ दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ क्लास,
दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ क्लास स्टूडेंट, क्योंकि इसका जो इसकी जो क्लास है वो स्टूडेंट है, लिहाजा ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह मैं कई स्टूडेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, जितने स्टूडेंट हमें चाहिए, ठीक है, वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ यहां पर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहां पर कि व्हाट्स न्यू, इसमें अभी तक हमारे लिए नया क्या बना। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स की हम बात कर रहे थे, अच्छा उन लोगों के लिए ज्यादा तवज्जो चाहिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहां तक तो ठीक हो गई हमारी बात ना, कि हम पहले यूं करके फंक्शन बनाया करते थे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, क्लास नहीं होती थी इसकी। अब ये किसके अंदर चला गया, क्लास के अंदर चला गया, और दिस ऑब्जेक्ट नाउ बिलोंग्स टू अ क्लास। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस अभी में मिलेंगे, वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। इसके अंदर मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट के मेथड्स हैं वो भी इसके अंदर जो है वो हो सकते हैं, हम बना सकते हैं। लेकिन पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पिलर्स हैं वो 4 ये पिलर्स कहलाते हैं। क्या क्या होते हैं? नंबर 1 इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। सिंटेक्स अलग हो सकता है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर होगा। इनकैप्सुलेशन जबानी याद होनी चाहिए, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहला डिस्कस करते हैं इनकैप्सुलेशन। किसी को पता है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? और इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल देखा है ना सबने? कैप्सूल के अंदर दवाई होती है, हमें नजर आ रही होती है, बस ये पता है कि इसके अंदर ये खानी है और इसके अंदर दवाई है। क्या कभी किसी डॉक्टर ने ये बोला है कि भाई जब कैप्सूल खाने लगना उसको खोलना और दवाई मुंह में डाल लेना और फेंक देना? नहीं। क्यों ऐसा क्यों? वो गोलियां भी होती हैं तो कैप्सूल बनाने की क्या जरूरत थी? जल्दी क्यों करेगा यार, गोली तो डायरेक्ट गई, डायरेक्ट। अबे तो कैप्सूल में भी तो छोटा बड़ा थोड़ी होता है, एक खोला छोटा निकला, एक छोटा बड़ा निकला है, क्या डोज के बराबर ही डोज होती है भाई। कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब क्यों कर हो सकता है वैसे? हाँ, अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा ना, जो अंदर कंटेंट मौजूद है ना उसको सेव करने के लिए, ठीक है, उसका इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्ट हमारे हाथों से या किसी आउटर इंटरफेस से नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो कंटेंट जो है बड़ा सेंसिटिव हो, तो अगर मैं उसको हाथ में लेकर खाऊं तो शायद वो उसकी वो अफादियत जो है वो ना रहे, या वो एक्सपोज टू एयर अगर हो जाए तो वो खराब हो जाएगा, या एक्सपोज टू उस पे मॉइस्चर हो जाए तो वो कंटेंट खराब हो सकता है। तो लिहाजा उसको ऐसे ही खा लेते हैं, पेट में जाता है, उसका कवर जो है वो
गल के डिजोल्व हो जाता है और हम वो दवाई जो है वो हमें असर कर लेती है। यस, इसका कैसा? नहीं नहीं नहीं, साइबर वॉल में टेक्निक्स इस्तेमाल ये वाली होती हैं, लेकिन साइबर वॉल डिफरेंट चीज है। अब ये क्यों किया उन्होंने? ये इसलिए किया कि अगर डायरेक्ट एक्सेस होगा तो वो चीज जो है वो खतरनाक हो सकती है, ठीक है ना। आपने खाने के बजाय आंख में डाल लिया उसको, तो फिर ये भी मसले हो सकते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए आसान मिसाल होती है, ये सामने जो बटन लगा हुआ है ना, ये ठीक है, बटन लगा हुआ ना ये, इसके पीछे क्या ये पंखा जो है या ये लाइट जो है ये बटन से जलती है? हाँ, नहीं नहीं, किससे जलती है? वो दो तार जब कनेक्ट होते हैं तो वो लाइट जो है वो क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। अब इसकी जो तार है ना वो भी बड़े सेंसिटिव है ना। अगर ये ओपन कर दिया जाए, बोर्ड निकाल दिया जाए, जैसे अक्सर हमारे स्कूलों में होता था, हम कोई बोर्ड छोड़ते ही नहीं थे। सबसे पहले जो तोड़ी जाती थी चीज वो बिजली के बोर्ड होते थे, हैं? बाद में पंखे के पर टेढ़े होते थे, तो तार ही लटक रहे होते थे उसके अंदर। अब वो तार जो है वो बड़े सेंसिटिव है ना। आपने बिजली वाला पंखे में जोड़ दिया, पंखे वाला बिजली में जोड़ दिया, तो फिर कुछ का कुछ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसकी सेंसिटिविटी का ख्याल करते वक्त उसको इनकैप्सुलेट कर दिया, किसके पीछे? एक बोर्ड के पीछे, और हमने वहां बटन बना दी, सो दैट हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो क्या हो जाए, उससे खत्म हो जाए और मिस यूज ना हो जाए चीज। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है वो क्या प्रोग्रामिंग के अंदर भी है, इनकैप्सुलेशन में। हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, ये जो हमने बनाए यहाँ पर, ये एट्रीब्यूट्स, ये तो हमें बहुत सिंपल से लग रहे हैं ना, अभी हम बिल्कुल टॉय प्ले कर रहे हैं। ये एट्रीब्यूट्स बड़े सिंपल से एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या मैं कोई एट्रीब्यूट चेंज कर सकता हूं? मैंने स्टूडेंट 1 का नाम एज 23 लिख दी है, लिख दी है, क्या ये मैं चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं यहां पर आऊं और यहां पर क्या लिखूं भी, s1 डॉट एज, और 23 की बजाय लिख दूं 2023। एक तो वो चेंज भी हो रही है, और दूसरी चेंज कैसी हो रही है, इंसान की बजाय वो किसी जिन की उम्र लग रही है। ऐसे ही है ना। तो कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है यार चेंज करने के लिए। चलो ठीक है, अलाउ किया हुआ है कि चेंज कर लो, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन है कि भाई इतनी एज डालना, इतनी नहीं डालना, ये एज डालना, ये नहीं डालना? कंट्रोल है कोई? नहीं है हमारे पास कंट्रोल। तो जब आप इनकैप्सुलेट कर देते हैं, अब पहले मैं डेफिनेशन बताऊं इनकैप्सुलेशन की। बाय डेफिनेशन इनकैप्सुलेशन क्या होता है? छोटी सी डेफिनेशन है, बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स विद मेथड्स। एट्रीब्यूट्स को मेथड्स के साथ क्या कर देना, बाइंड कर देगा, कि डायरेक्ट एक्सेस खत्म हो जाए, बल्कि एक्सेस हो तो किसके थ्रू हो, मेथड के थ्रू हो। यानी अगर मैं बोलूं कि मुझे एज चाहिए, तो मैं ये ना लिखूं कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट 1 डॉट एज, एज आ जाए, नहीं नहीं नहीं, बल्कि देयर विल बी अ फंक्शन जिससे कहूं कि यार एज बताओ, तो वो फंक्शन जाए, एज ढूंढ के लाए मेरे लिए, मेरा एक्सेस खत्म हो जाए एज तक। मुझे नहीं पता हो एज कहाँ रखी है, मुझे ना पता हो एज का वेरिएबल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मुझे पता ही ना हो कि एज का वेरिएबल क्या है। जब हम कोई इंटरफेस यूज कर रहे होते हैं, कोई लॉगिन कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो क्या हमें पता होता है कि भाई हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है? मैं लॉगिन करता हूं कहीं,
चैट जीपीटी लॉग इन करता हूं फॉर एग्जाम्पल, कभी साइन अप करो, अब ये जो मैं ईमेल एड्रेस डाल रहा हूं, क्या मुझे पता है कि ईमेल एड्रेस किस वेरिएबल में, किस एट्रीब्यूट में जाके सेव हो रहा है? हमारी नॉलेज में नहीं, हमारे पास तो सिर्फ एक इंटरफेस बना हुआ कि यहां ईमेल लिख दो और लिखने के बाद प्रेस कर दो ये फंक्शन, ये बटन दबा दो, इसके पीछे एक फंक्शन लगा, वो फंक्शन अपना काम खुद ही करके आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कहां है क्या है। तो इसी तरह ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये डायरेक्टली जो है वो एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए, इनको हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं विद मेथड्स, कि जब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम रेलिवेंट मेथड को बोलेंगे भाई ये करो, तार नहीं जोड़ेंगे बल्कि रेलिवेंट बटन दबाएंगे कि भाई लाइट ऑन या ऑफ का जो बटन है उससे लाइट ऑन या ऑफ होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकैप्सुलेट कैसे किया जाता है। हमने यहां पर किया इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन के लिए हम बड़ा सिंपल सा काम है कि अभी हमारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, जब मैं यहां पर आऊं अपने HTML में और इसको रन करूं तो स्टूडेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है S1 डॉट S1 डॉट मैं कह रहा हूं एज, वो मुझे दिखा रहा है 23, और मैंने कहा S1 डॉट एज, इसकी जगह ऐसा करो 2023 कर दो, वो कर देगा, हो गया, कोई मसला नहीं, 2023 साल इसकी उम्र है? ठीक है, अब ये इनकैप्सुलेट नहीं है, कोई भी आदमी इसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है और डायरेक्ट मॉडिफाई कर रहा है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आता हूं, सिंपल, मैंने यहां पर पहले एक प्रोटेक्टेड, क्या प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स बनाए, हैश साइन लगाया, ठीक है, और क्या था, कोर्स और जेंडर और इंस्टीट्यूट। ठीक है, जब हैश साइन के साथ मैंने डिफाइन किया इसको, तो ये क्या बन गए, प्रोटेक्टेड बन गए। यहां पर भी मैं हैश साइन लगा देता हूं, हैश हैश ठीक है, ये हो गए, बता रहा हूं अभी अभी, जी जी जी, अभी यहां पर आ गए। अब मैंने बोला S1 डॉट एज, क्या आ रहा है, अब नहीं आ रही वैल्यू, पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। तो फिर अब एक्सेस कैसे करेंगे, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एक्सेसिबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को एक्सेसिबल बनाना चाह रहे हैं, मॉडिफाइएबल बनाना चाह रहे हैं, तो इनकैप्सुलेशन के मेथड बनाने पड़ेंगे। दो मेथड बनते, कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, गेट, गेट कौन सी प्रॉपर्टी है, नेम, ठीक है, और इससे बोलेंगे हमें क्या रिटर्न करो,
दिस डॉट हैश नेम। अब जब मैं यहां से बैठकर क्या करूंगा, नेम को एक्सेस लगाऊंगा, x1 डॉट नेम, अब आ जाएगा, आ रहा है नेम, क्योंकि नेम को मैंने क्या कर दिया, एक्सेसिबल बना दिया है, उसका गेट फंक्शन बना दिया है। गेट फंक्शन मुझे एक्सटर्नली कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो फंक्शन खुद ही कॉल होके हमें वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अब मैं यहां से कह रहा हूं नाम अगर चेंज करना हो तो सेट नेम, सेट नेम में तो नया नाम क्या होगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा जब इसको कॉल करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दिस डॉट हैश नेम, उसके अंदर डाल दो न्यू नेम। अब यहां मैं चेक लगा सकता हूं कि भाई अगर, अब कंट्रोल आ गया ना मेरे पास, अब क्या आ गया, पहले कंट्रोल नहीं था, कोई भी नाम डाल दे। अब यहां पर आ गया कि अगर जो नया नाम है, अगर जो नया नाम है वो किसके बराबर है, कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, क्या नाम है, हाँ? हमजा ले लेते हैं। अगर जो नया नाम है हमजा, तो ऐसी सूरत में क्या करना, हमजा नहीं डालना, बल्कि क्या डाल देना, बल्कि इसको हम कोई मैसेज दे देते हैं, कंसोल डॉट लॉग यू कैन नॉट हैव अ नेम हमजा। आप जो है क्या नहीं कर सकते, ये नाम हमजा जो है वो नहीं, फॉर एनी रीजन, पता नहीं क्या होगा रीजन, बाद में सोच लेंगे, अभी तो हमने वैसे ही बना लिया। अगर कुछ और हो तो फिर क्या करो, तो फिर जो है ये नया नेम की जगह डाल दें, बस हमजा नहीं डाल सकते, ठीक है। अब देखो नाम चेंज करने में हमारे पास कंट्रोल आ गया, पहले नहीं था ये, पहले डायरेक्टली एक्सेसिबल था, जिसका जो दिल चाहे वो नाम डाल दे, जिसका जो दिल चाहे वो एज डाल दे। बात समझ आ रही है? अब हमने क्या कर लिया, उसको यह मामला कर लिया है। अब हमने सेट, अब जब मैं यहां पर कहता हूं s1 डॉट नेम, तो ये दिखाता है दिस। अब मैं कहता हूं s1 डॉट नेम और इसके अंदर नया नाम सेट कर दो, और वो नया नाम मैं रख देता हूं हमजा, तो ये क्या बोलता है, यू कैन नॉट हैव नेम हमजा, मैंने कैन नॉट नहीं लगाया, ठीक है। तो अभी s1 डॉट नेम क्या आ रहा है, नाम सेट नहीं हुआ, उसने रोक दिया कि भाई यू कैन नॉट हैव दिस नेम। कॉन्सेप्ट समझ में आई? तो अब हम एट्रीब्यूट के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, कंट्रोल आ रहा है, और हम अपनी लॉजिक्स जो हैं वो वैल्यू सेटिंग्स के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। ओपन नहीं रहा। इसी तरह एज के ऊपर आ जाए, पहले ये सारा कोड मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसको ले लें, फिर एज के ऊपर गेट सेट लगा दें कि भाई एज जो है वो इस कोर्स में आने के लिए 100 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दुनिया में पहली कार कौन सी बनी थी, किसी ने देखी हो? हाँ, ये थी पहली कार है। हाँ, ये 3 पहियों वाली, आज के पिछली जमाने की ये
बेंज है भाई, ठीक है। फर्स्ट इंजन कार जो थी वो ये वाली थी। अच्छा, तो पहला पहला जो सेल फोन था वो कौन सा था? चलो आपने पहला सेल फोन कौन सा यूज किया था? 3310। और 3310 वाले, मैंने जो पहला फोन यूज किया था वो सिमिंस का था। सिमिंस का था, एंटीने वाला छोटा सा फोन आया था, वो फोन जो है मैंने यूज किया था। अच्छा, अब वो पहला जो है, उसके बाद उसके नए मॉडिफाइड वर्जन आए ना, उसके बाद उसके नए मॉडिफाइड वर्जन आए। तो जो नए मॉडिफाइड वर्जन आए, जरा गौर करना मेरी बात पे, उनके अंदर क्या पुराने फोन वाली फंक्शनैलिटीज और बिहेवियर नहीं थे? या आज जो मेरे पास फोन है इसके अंदर उस बेसिक फोन की फंक्शनैलिटी बिहेवियर नहीं है? ठीक है, फोन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? मतलब डेफिनेशन से मुराद बेसिक फंक्शनैलिटी वाली डेफिनेशन क्या है? एटलीस्ट कॉल करना और कॉल डिस्कनेक्ट करना, यही था ना। वो जो पहला मोबाइल फोन आया था उसमें यही फंक्शनैलिटी थी कि कॉल होती थी, उसके बाद एसएमएस आ गया। ठीक है, एसएमएस आ गया कि एसएमएस भी कर सकते हैं आप, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। फिर उस जमाने में हम बात सुना करते थे कि भाई अब ऐसा भी फोन आ जाएगा कि आप, मतलब जिस वक्त वो लाइनों वाले फोन थे कि भाई ऐसा भी फोन आ जाएगा, फोन वाले की शक्ल नजर आएगी जो फोन कर रहा हूँ, तार में कैसे शक्ल नजर आएगी, क्या होगा? लिटरली 90s की बता रहा हूँ, ये सोचते थे शक्ल कैसे नजर आएगी, जो फोन हमें कर रहा है उस शक्ल कैसे नजर आएगी हमें। तो अब क्या सीन है कि जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो फोन की जो है वो मौजूद है, स्टिल जो नए फोन आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो क्या होती आ रही हैं, इनहेरिट होती चली आ रही हैं दूसरे फोन के अंदर, दूसरे फोन के अंदर। ठीक है, नए आने वाले फोन के अंदर नई नई प्रॉपर्टीज और ऐड हो रही हैं, बट पुरानी प्रॉपर्टीज स्टिल क्या है, सेम उसके अंदर मौजूद है। अब ऐसा होता है कि जब हम कोई ऐसी क्लास डिफाइन कर रहे होते हैं कि जिसका ओल्डर वर्जन पहले से क्या होता है, जिसका ओल्डर वर्जन पहले से मौजूद होता है। ठीक है, कोई ऐसी क्लास डिफाइन कर रहे हैं जिसका ओल्डर वर्जन पहले से मौजूद है, तो मुझे ये बताओ उस क्लास के अंदर जो नई क्लास बनाने जा रहा हूं, जो नई क्लास बनाने जा रहा हूं, एक क्लास में डिफाइन कर रहा हूं जिसका ओल्डर वर्जन पहले से मौजूद है, तो जो नया वर्जन बनाने जा रहा हूं उस नए वर्जन के अंदर वो पुरानी वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, अगर है, होनी चाहिए, तो क्या मैं ये करूं कि वो सारी प्रॉपर्टीज यहां दोबारा डिफाइन करना शुरू करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं उस क्लास को इनहेरिट कर लूंगा इस क्लास के अंदर। तो वो जो कुछ वहां डिफाइन हुआ होगा वो सारा सब कुछ मुझे कहां मिल जाएगा, चाइल्ड क्लास के अंदर ऐसे ही मिल जाएगा। मुझे वो कोड लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब वो चाहे 10 लाइनों का कोड हो, चाहे 10,000 लाइनों का कोड हो, सिर्फ मेरे इनहेरिट करने की वजह से वो सारा का सारा कोड जो है मुझे अवेलेबल हो गया। अब इसके अंदर जिस तरह हम पढ़ते हुए बहुत सारी मिसालें देते हैं कि भाई एक ट्री की क्लास है, ट्री दरख्त की क्लास है,
और एक क्लास है नेम ट्री। तो नेम ट्री के अंदर ट्री वाली प्रॉपर्टीज नहीं होंगी क्या? होंगी। तो हम कह सकते हैं कि नेम ट्री का जो पेरेंट है वो क्या है? ट्री है। नेम ट्री कैन बी अ चाइल्ड। ठीक है। इसी तरह एक ह्यूमन है, ह्यूमन पेरेंट है, तो चाइल्ड उसके कौन हो सकते हैं? स्टूडेंट भी हो सकता है, ओके, वो भी ह्यूमन होता है। पर्सन भी हो सकता है, वो भी ह्यूमन हो सकता है। ठीक है। कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो भी ह्यूमन होता है। ठीक है। तो अब ह्यूमन वाली प्रॉपर्टी जहां जहां इंप्लीमेंट हो रही है वो इनहेरिट होके बराबर है। अब हम करते क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चेक करने के लिए कि भाई हम किस क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। हम हर क्लास को, किसी भी क्लास को किसी भी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। किसी भी क्लास को किसी भी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग आपको रोकेगी नहीं। लेकिन क्या मैं एसी की क्लास को इनहेरिट कर सकता हूं ह्यूमन की क्लास में? क्यों? क्यों? क्यों समझना बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मैं इनहेरिट करने की वजह क्या है भाई? वजह ये है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो मुझे बिहेवियर्स और प्रॉपर्टीज वो सारे डिफाइन ना करने पड़े। अगर मैं एसी इनहेरिट कर भी लूंगा, आ भी जाएगा ह्यूमन की क्लास में, तो उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी यूज होंगी ह्यूमन के अंदर, बिला वजह वो पड़ी रहेंगी, बेकार हो जाएंगी। तो हम ऐसी ही क्लास को इनहेरिट करते हैं कि जो रीयूजेबल हो। अगर रीयूजेबल ही नहीं है तो इनहेरिट क्यों करूं मैं? वो तो पड़ी रहेंगी, बेकार पड़ी रहेंगी। ठीक है। तो इस चीज को चेक करने के लिए एक छोटा सा जुमला बोला जाता है, इसको कहते हैं इज आ रिलेशनशिप। क्या? इज आ रिलेशन। उसको यूं पढ़ लें, नेम ट्री इज अ ट्री। हाँ। एम्प्लॉय इज अ ह्यूमन। ठीक है। लैपटॉप इज अ कंप्यूटर। मोबाइल फोन इज अ फोन। चेयर इज अ फर्नीचर। एसी इज अ ह्यूमन। ट्री इज अ ह्यूमन। डॉग इज ह्यूमन। डॉग इज एनिमल। तो एनिमल की क्लास इनहेरिट हो गया। तो इज अ रिलेशनशिप जहां ओके हो रहा हो, इसका मतलब वहां प्रॉपर्टीज जो है वो मैच हो जाती हैं और ऐसी क्लास को इनहेरिट कर लेना चाहिए। मैंने कहा कोडिंग आपको रोकेगी नहीं कि आप इसको क्यों इनहेरिट करो, उसका नाम एनिमल है, उसको क्या पता एनिमल क्या चीज थी। तो टेक्स्ट है उसके लिए। ये अब आपने खुद सोचना है कि मैं कौन सी क्लास को इनहेरिट करूं और कौन सी क्लास को इनहेरिट ना करूं, कि उससे फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो इनहेरिट जब हम कर लेते हैं तो वो पूरी की पूरी चीज हमें एज इट इज जो है वो हमें एक नई क्लास में मिल जाती है। तो वो सारा कोड जो बेसिक कोड है वो क्या हो जाता है, वो हमें अवेलेबल हो जाता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इनहेरिट। कैसे करते हैं वो बात की बात है। अब इनहेरिटेंस के साथ साथ जो है ना, वो हम दूसरा कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ लेते हैं। उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप्स, कई शक्लें। अब कई शक्लों में पहले आसान सी बात करता हूं कि एक पेरेंट है, वो उसकी आवाज बड़ी सुरीली है। ठीक है। आवाज जो है वो बड़ी सुरीली है और वो सुरीली आवाज से क्या करता है, अभी बड़ी अच्छी तिलावत भी करता है, बड़ी अच्छी जो है ना वो तकरीर भी करता है, नाते भी पढ़ता है, सब कुछ करता है। इनहेरिट होके वही प्रॉपर्टी किस में आ गई? चाइल्ड के अंदर आ गई। चाइल्ड जो है ना वो जदीद दौर का है, मोए मोए बच्चा है। आवाज उसकी भी सुरीली है, बट वो उसको अच्छी किरत करने में नहीं इस्तेमाल कर रहा, बल्कि वो तो टिकटॉक कर रहा है।
ठीक है। अच्छा, फंक्शन बिहेवियर जो है ना वही वाला है, लेकिन यहां पर फंक्शनैलिटी क्या है, चेंज है उसकी। अच्छा, बाज दफा ये खुद ही चेंज होती है, बाज दफा हमें करनी पड़ती है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो अब होता है ऐसा है, जब मैंने फंक्शन जो है एक क्लास जब इनहेरिटेंस, अच्छा यहां जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, it is the concept that classes can have child classes that inherit the properties and methods from the parent class. For example, if you need a, ठीक है, क्या बनी हुई भाई, एक हमारे पास क्लास बनी है व्हीकल, गाड़ी, कोई सी भी गाड़ी हो सकती है, कलर है उसका, उसकी स्पीड है और उसकी मैक्सिमम स्पीड है। कलर, करंट स्पीड, मैक्सिमम स्पीड दोनों डाल दिया। गाड़ी क्या कर सकती है भाई, मूव कर सकती है, और गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट कर सकती है, कितने अमाउंट से एक्सेलरेट करनी है वो बता देंगे, यानी गाड़ी आगे बढ़ा दो, इतनी स्पीड में आगे बढ़ा दो। ये कोड समझ में आ रहा है, सिंपल, ठीक है, इसमें तो मसला नहीं है कोड में। आगे क्या किया, आगे कहा भाई मोटरसाइकिल ने एक्सटेंड कर लिया किसको, यानी इनहेरिट कर लिया, कर सकती है, मोटरसाइकिल इज अ व्हीकल, ठीक है। जब एक्सटेंड कर लेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज और ये दोनों मेथड्स ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ऑलरेडी इसके अंदर आ जाएंगे। अब क्योंकि मोटरसाइकिल भी मूव कर सकती है, मोटरसाइकिल भी एक्सेलरेट कर सकती है, इसलिए हमें फायदा हो गया कि अब हमें ये सारी चीजें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, हमारा कोड जो है शॉर्ट हो गया। कौन सी क्लास का, मोटरसाइकिल क्लास का। व्हीकल में एक चीज पहले ही डिफाइन थी, उसी को यूटिलाइज किया मोटरसाइकिल में, ठीक है। और अब ये कंस्ट्रक्टर किसका है, मोटरसाइकिल क्लास का कंस्ट्रक्टर है, जो हमसे क्या मांग रहा है, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैं इसको क्या दूंगा, मैं मोटरसाइकिल कलर, मोटरसाइकिल क्या दूंगा भाई, क्या क्या था, कलर और करंट स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। और क्या ले रहा है हमसे, फ्यूल। ये चार चीजें होगी, चार चीजों इनिशियलाइज करने के लिए समझना इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार चीजों में से तीन चीजें कहां इनिशियलाइज हो सकती हैं, व्हीकल में हो सकती हैं, लिहाजा हमने सुपर का कीवर्ड इस्तेमाल किया। किसका कीवर्ड, सुपर का कीवर्ड इस्तेमाल किया और कहा भाई तुम्हें हमने क्यों इनहेरिट किया है फालतू में, ये लो, ये तीन चीजें तुम क्या करो, असाइन कर दो, यानी दिस डॉट करके जो असाइन करते हैं ये वाला, ये तुम कर लो। इसको मैं थोड़ी देर के लिए तो ये बोल रहा हूं कि चलो तुम्हारे पास भेज दिया, यहां पर लो असाइन कर लो, लेकिन वहां भेजना नहीं, वो तो इनहेरिट होके खुद ही आया हुआ है वर्चुअली, हमें नजर नहीं आ रहा है, यहां पर नजर नहीं आ रहा, पर यहां दो कंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, एक इसका अपना और एक पेरेंट का, जो हमें नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैं अभी ऐसे ही कह रहा हूं कि सुपर को बोल के हमने क्या बोला कि भाई ये चीजें किसके कंस्ट्रक्टर के पास दे दो, पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर के पास दे दो, क्योंकि वो इनहेरिट हुआ हुआ, वो काम खुद ही कर लेगा, हमें करने की जरूरत नहीं। और बाकी जो एक वेरिएबल है जो पेरेंट के पास नहीं है, वो कौन सा है, फ्यूल, वो हम खुद ही कर लेते हैं। सारी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, तीन ये वाली और चौथी ये वाली, और डू विली, ठीक है, विली लगाओ भी, लगाते हैं ना आप लोग, हैं, कंसोल डॉट लॉग ड्राइविंग ऑन वन व्हील, ठीक है। ये एक मेथड है यहां पर, तो टोटल मेथड कितने हो गए यहां पर, तीन हो गए, दो इनहेरिट होके आए हुए मूव और एक्सेलरेट, और एक इसका
अपना मेथड। ठीक है, अब हम कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, console.log मोटर का कलर, एक्सिलरेट, मूव सारे फंक्शन आएंगे। अब इसको पहले अपने पास रन करते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, व्हीकल की हमारी क्लास है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास मेथड आ गया मूव का। ठीक है, एक मेथड हो गया मूव का और एक मेथड है एक्सिलरेट का। ठीक है, ये हमारी पूरी क्लास है। अब हम इसको इनहेरिट करवा देते हैं, कहां पर, ठीक है जी, ये इनहेरिट भी हो गई। मोटरसाइकिल चाइल्ड क्लास है, व्हीकल जो है वो पेरेंट क्लास है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास से बाहर निकल के, किसका, मोटरसाइकिल का। M1 मोटरसाइकिल, हाँ न्यू लगेगा, न्यू मोटरसाइकिल। देन हमारे पास क्या क्या है अभी, कलर हमारी मोटरसाइकिल कैसा है, ब्लैक, और करंट स्पीड अभी खड़ी हुई है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है भाई, 150, और फ्यूल क्या है अभी उसका, पेट्रोल। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आते हैं यहां पर, बस यहां पर करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, M1 ये हमारी मोटरसाइकिल है, कलर ब्लैक, करंट स्पीड 0, मैक्स 150, फ्यूल पेट्रोल। आप देखो M1 के अंदर, M1 के अंदर कितने मेथड्स हैं, M1 के अंदर एक ही मेथड है, डू व्हीली। बट हम यहां अगर चेक करें तो M1 में कौन कौन से मेथड आ रहे हैं, कलर, करंट स्पीड, फ्यूल, मैक्स स्पीड, मेथड कहां गए, कौन कौन से थे मेथड, एक्सिलरेट, और ऊपर और कौन सा था, मूव। मूव, तो मोटरसाइकिल को पेरेंट के दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। हमने मूव कराया, फंक्शन मूविंग एट 0। ठीक है, ये किसका फंक्शन था, व्हीकल का था, जो हमें कहां एक्सेसिबल है, चाइल्ड के अंदर। इसका मतलब पूरी व्हीकल जो है वो चाइल्ड के अंदर आई हुई है। इसी तरह M1 डॉट एक्सिलरेट, एक्सिलरेट में हमने कहा कितनी स्पीड दूं, मैंने कहा जी 30 की स्पीड से आगे बढ़ाओ। ठीक है, क्या कह रहा है अभी,
M1 एक्सेलरेट 30 अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड क्यों भाई? इसने करंट स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तो करंट स्पीड दोबारा चेक करनी पड़ेगी मुझे। M1 डॉट मूव मैक्स स्पीड बताइए ना, मूव करते हैं, मूविंग एट 30। आ रही बात समझ में? क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ना, तो इसलिए अनडिफाइंड यहां शो हो रहा है। इसको अच्छी तरह से देख लो, पूरा छोटा सा कोड है, समझ लो। कोई सवाल है तो रेस करो। हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अगर इस वक्त मैं इसको यहां से कोड पढ़ा और वहां जाके पेज को नहीं करूं, तो जो ऑब्जेक्ट हुआ है M1, क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा, उसके अंदर वही कुछ रहेगा जो पहले से मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो जब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये वाली लाइन भी दोबारा एग्जीक्यूट होगी। कौन सी? क्लास मोटरसाइकिल एक्सटेंड व्हीकल होगी, होगी ना। पेज रिफ्रेश हुआ, पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, तो वो ढूंढेगा व्हीकल तो है ही, एरर दे देगा यहाँ। हाँ, जब तक अगर एक बार कोड रनिंग मोड में है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, वो चलता रहेगा ऑब्जेक्ट। टाइम में तो अगर वो कहना ही चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ टास्क की क्या होगी, खत्म हो गई, हो गई। हमारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली। अब हम क्या करते हैं, व्हीकल है ना, व्हीकल के अंदर एक और मेथड बना लेते हैं। वो मेथड है हाँ, अभी तो पहले यहाँ मेथड तो बनाए। हमारी व्हीकल में जो है ना, वो म्यूजिक प्लेयर लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, कौन सा गाना बजाएं हैं? धूम मचा ले। अच्छा भाई, अब मसला है कि मोटरसाइकिल में तो म्यूजिक प्लेयर होगा नहीं, लेकिन लेकिन इनहेरिट होके तो आ चुका, तो मोटरसाइकिल में ही बज रहा होगा गाना।
चल चेक करते हैं हमारी मोटरसाइकिल में बज रहा है। मोटरसाइकिल 1 डॉट क्या है अभी, धूम मचा ले धूम। अब मोटरसाइकिल में भी आ गए कौन सा मोटरसाइकिल? हमारी मोटरसाइकिल। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शनैलिटी को अपडेट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा बंद करना पड़ेगा, बाज दफा फंक्शनैलिटी रखनी पड़ती है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज है, लेकिन किसी और तरह से है। लेकिन यहां तो क्या है कि उसको बंद ही कर देना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सेम फंक्शन किसके अंदर डिफाइन करूंगा, ये सेम फंक्शन जो है कॉपी किया मैंने और यहां लिख दिया मैंने मैं कह रहा मुझे इतनी सर्दी क्यों लग रही है, नहीं यार यहाँ पानी वो बहता बहता मेरे हाथ के नीचे आ गया। चलो, अब मैंने यहाँ किया म्यूजिक प्लेयर। ठीक है, क्या लिख दूं यहां पर भाई, कुल्लू हराम। ठीक है, गाना बजाना जो है ना, अब हमने इंप्लीमेंटेशन क्या कर दी है, मोटरसाइकिल में चेंज कर दी है। भाई हलाल मान रहे हैं। अच्छा, ये क्लास ये कौन सा ब्रैकेट गायब हो गया, नहीं कहां पर, डू वेरी सही है। अच्छा ये यहाँ पर क्लोज हो गया था ना, सही है सही, ये इसके यहाँ पर आया, नजर ही नहीं आया था मुझे। ठीक है भाई, तो अब अगर मैं यहां पर पहले व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहां पे क्या करता हूं, बाहर मैं व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, न्यू व्हीकल ब्लैक 150। व्हीकल में पेट्रोल तो नहीं था ना, और व्हीकल के ऑब्जेक्ट से मैंने V1 को बोला म्यूजिक प्लेयर, तो V1 के अंदर क्या है अभी, धूम मचा ले, और M1 के अंदर बोल रहा हूं म्यूजिक प्लेयर, तो क्या हो गया अभी हमारे पास, कुल्लू हरा। ठीक है, वहां भी अवेलेबल था, इनहेरिट होके आया था, हमने क्या कर लिया उसको ओवरराइड करा दिया, ओवरराइड करा दिया, फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, कोई सवाल इसमें, याद रहेगा।